आज का हमारा जो टॉपिक है वो है इन्वेंट्री वैल्यूएशन। राइट फ्रॉम द बिगिनिंग जब मैंने मैराथन्स चालू किए थे तभी आप लोगों से कहा था कि बेटा जी अगर किसी ने नहीं भी पढ़ा है और अगर आप लोग ये मैराथन्स पढ़ लेते हैं, मैराथन्स अटेंड कर लेते हैं 2 वीक के, तो ट्रस्ट मी यू गेट सम चांस टू सर्टनली एटलीस्ट गेट 40 मार्क्स इन दिस सेशन। सर थ्योरी कैसे करें कसक जी? मैंने हर एक सेशन के शुरुआत में उस चैप्टर की थ्योरी करवाई है। जैसे आज ये चैप्टर की थ्योरी इस चैप्टर के शुरुआत में कर रहे हैं, तो रिस्पेक्टिव चैप्टर के शुरुआत में रिस्पेक्टिव चैप्टर की थ्योरी करवा रहा हूं मैं। आई एम नॉट टेकिंग वन सिंगल सेशन ऑफ कवरिंग ऑल द थ्योरीज, करेक्ट। 6 महीने से 4 दिन कैसे हो गए पता नहीं चला। अब यार ऐसा ही होता है, आप आगे बढ़ो ना बढ़ो, कैलेंडर के डेज पलटते रहते हैं, समय आगे निकलता जाता है ना, वो चीज इंपॉर्टेंट है। सर चैप्टर फर्स्ट की थ्योरी दैट इज कवर्ड इन द बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स। मेरा एक सेशन है परसों रुचिता, उसमें मैं कवर करने वाला हूँ बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर। हाउ आर यू फीलिंग नाउ? बेटर देन येस्टरडे, बट आई थिंक आई विल गेट रिकवर्ड बाय टुमारो और मैक्सिमम डे आफ्टर टुमारो, करेक्ट। चलिए आगे। ओके, सो वेलकम ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू मैराथन सेशन नंबर 8, डे नंबर 10। और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों के लिए जो मैंने एक सॉन्ग बनाया था, मोटिवेशनल सॉन्ग, वो आप लोगों ने देखा होगा। नहीं देखा है तो आप देख लीजिएगा। जस्ट यस, हियर इज दैट सॉन्ग फॉर यू। आप लोगों के लिए, आप लोगों की लाइफ पे एक सॉन्ग है, आप लोगों के लिए, आप लोगों की लाइफ पे सॉन्ग है। सीए स्टूडेंट्स की लाइफ का ये एक रैप लिखा है आप लोगों के लिए। आप ये रैप को देखिएगा एंड ट्रस्ट मी गाइस, यू विल रियली फील वेरी वेरी अमेजिंग। इट्स वेरी मच रिलेटेबल एंड वेरी मच कनेक्टेड, करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं। इन्वेंट्री वैल्यूएशन टॉपिक काफी अच्छा है, काफी आसान है। इट्स नॉट एज बिग एज यू नो डेप्रिसिएशन और पार्टनरशिप। एनपीओ कल होने वाला है नम्रता, टुमारो विल बी डूइंग एनपीओ, है ना। एज बिग एज द अदर टॉपिक्स, इट इज रिलेटिवली स्मॉलर टॉपिक बट अ वेरी गुड टॉपिक। हम लोग यहाँ पर आज एग्जामिनेशन ओरिएंटेड ही यहाँ पे बात करने वाले हैं। इन्वेंट्री वैल्यूएशंस का मतलब क्या होता है? देखो दोस्तों, बिजनेस के अंदर इन्वेंट्री एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है, ठीक है। इन्वेंट्री का हमारे प्रॉफिट के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। जब मैं बात कर रहा हूं इन्वेंट्री की, तो इन्वेंट्री का मतलब आप समझ सकते हैं क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक और प्रॉफिट के अंदर डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। अगर मेरा क्लोजिंग स्टॉक बढ़ता है तो मेरा प्रॉफिट भी बढ़ता है, और अगर मेरा क्लोजिंग स्टॉक घटता है तो मेरा प्रॉफिट भी घटता है। तो अब यहां पर इस सिचुएशन के अंदर आपको यह समझना है कि क्लोजिंग स्टॉक के अंदर बहुत मैनिपुलेशन हो सकता है, बहुत मैनिपुलेशन हो सकता है, और उस मैनिपुलेशन को रोकने के लिए हम लोग ये टॉपिक पढ़ रहे हैं, इन्वेंट्री वैल्यूएशन। आखिर इन्वेंट्री का वैल्यूएशन कैसे किया जाना चाहिए, समझते चलिएगा। ये जो चैप्टर है ये एक्चुअली एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पे बेस्ड है टॉपिक। जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 दो चीजों के बारे में बात करता है। पहली चीज जो है वो है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इन्वेंट्री, एंड दूसरी चीज हाउ डू यू डू वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। मीनिंग ऑफ इन्वेंट्री, इन्वेंट्री का मतलब क्या होता है? तो अगर आप एक ट्रेडर हैं, ट्रेडर मतलब जो एक प्रोडक्ट खरीदता है और बेचता है, जैसे कि एक मोबाइल की दुकान वाला, मोबाइल की दुकान वाला ये प्रोडक्ट को खरीदेगा और उसको एज इट इज बेचेगा, तो उसके लिए ये फिनिश गुड है, ये उसकी इन्वेंट्री है। इन्वेंट्री का मतलब ऐसी कोई भी चीज जो आप खरीदते हैं क्योंकि आपको उसे आगे बेचना है, क्योंकि आपको इसे आगे बेचना है, या फिर आप जो चीज बेच रहे हैं उसको बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, मतलब रॉ मटेरियल एंड WIP, वर्क इन प्रोग्रेस। अगर मैं कुछ मटेरियल, रॉ मटेरियल यूज करके उससे फिनिश गुड बनाता हूं जिसको मैं बनाकर बेचता हूं, तो वो रॉ मटेरियल भी मेरी इन्वेंट्री है। दूसरी चीज, पहली चीज मैंने क्या बोली? फिनिश गुड्स। दूसरी चीज मैंने क्या बोली? WIP। तीसरी चीज जो इन्वेंट्री में होती है वो है कंज्यूमेबल्स। कंज्यूमेबल्स का मतलब क्या? तो आप जब पिज्जा खाते हैं, सपोज यू ऑर्डर अ पिज्जा फ्रॉम डोमिनोज, तो डोमिनोज से पिज्जा ऑर्डर करने के बाद में आपको उसके साथ में एक कार्टन का बॉक्स मिलता है, वो उसकी इन्वेंटरी है। कंज्यूमेबल्स क्यों कहलाता है ये दोस्तों? क्योंकि दिस इज समथिंग विच इज कंज्यूम्ड और इट इज पास्ड ऑन टू द कस्टमर टुगेदर विद योर फिनिश गुड्स, टुगेदर विद योर मेन प्रोडक्ट, देयरफॉर इट इज एन इन्वेंटरी। अब समझ रहे हैं? इन्वेंट्री का मतलब हुआ स्टॉक, स्टॉक ऑफ एनी सच थिंग विच इज परचेज विद इन इंटेंशन टू बी सोल्ड अहेड। समझ में आ रहा है? कोई भी ऐसी चीज जो आपने खरीदी है जिसको आपको आगे बेचना है उसको कहते हैं इन्वेंटरी। इन्वेंट्री का वैल्यूएशन कैसे किया जाता है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 कहता है इन्वेंट्री शुड ऑलवेज बी वैल्यूड एट लोअर ऑफ
लोअर ऑफ व्हाट, कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस के लिए एक और टर्म यूज किया गया है, नेट रियलाइजेबल वैल्यू। क्या यूज किया गया है? नेट रियलाइजेबल वैल्यू। तो लोअर ऑफ पे वैल्यूएशन क्यों करते हैं? बिकॉज ऑफ द कंसेप्ट ऑफ प्रूडेंस, कंजर्वेटिज्म या प्रूडेंस के वजह से। अब इन्वेंट्री का जब वैल्यूएशन करना होता है तो लिहाजा है सबसे पहले आपको एक बेसिक फॉर्मूला देखना पड़ेगा। हाउ डू यू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक? अच्छे से समझिएगा। वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू क्लोजिंग स्टॉक क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय रेट पर यूनिट। जब मैं कहता हूं कि मेरे पास कितने की इन्वेंटरी है, तो कितने की इन्वेंटरी है ये मेरे को निकालने के लिए दो चीजें करनी पड़ती है। एक, कितना स्टॉक है, क्वांटिटी ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, और दूसरा उसका रेट क्या है। क्वांटिटी ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक क्वांटिटी कैसे निकाला जाता है? इट इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्वांटिटी सोल्ड। जितना मेरे पास ओपनिंग स्टॉक था प्लस उसमें जो भी गुड्स मैंने खरीदे हैं इस करंट पीरियड में, करंट मंथ में, और माइनस करता हूं मैं उसमें से कितनी क्वांटिटी मैंने बेची है। इन सबको प्लस माइनस करने के बाद मुझे पता चलता है कि मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक में क्वांटिटी कितनी है। करेक्ट। नाउ आई हैव टू मल्टीप्लाई दिस क्लोजिंग स्टॉक क्वांटिटी विद रेट पर यूनिट। अब ये रेट पर यूनिट कैसे निकाला जाएगा? ये रेट पर यूनिट जो है ये पूरी तरह डिपेंड्स करता है ऑन द मेथड, डिपेंड्स अपॉन मेथड ऑफ वैल्यूएशन। जो भी इन्वेंट्री वैल्यूएशन का मेथड होता है उस इन्वेंट्री वैल्यूएशन के मेथड पे डिपेंड करता है कि आप रेट क्या यूज करेंगे। दोस्तों इन्वेंट्री वैल्यूएशन के दो मोड्स होते हैं, मोड्स ऑफ वैल्यूएशन। मैं सबसे कहना चाहता हूं अगर आपने पहले टॉपिक नहीं किया है, ट्रस्ट मी, आप मुझे सिर्फ अगला 1 से 1.5 घंटा दे दो, एक कोशिश करके देखो कि क्या ये टॉपिक अभी भी आप कर सकते हो या नहीं। अगर आपने अपना बेस्ट दिया है तो ट्रस्ट मी आपको ये टॉपिक समझ में आ जाएगा, है ना। लेकिन अगर आप इसी तरीके से चैट्स करते रहोगे तो आपको टॉपिक समझ में नहीं आएगा। क्लास में आए हो, वीडियो को एक बार लाइक करो, अटेंडेंस मार्क करो और पूरी तरह फोकस करो। मोड्स ऑफ वैल्यूएशन, इन्वेंट्री वैल्यूएशन के दो मोड्स होते हैं। पहला जो मोड होता है उसे कहते हैं पीरियोडिक वैल्यूएशन, और दूसरा जो मोड होता है उसे कहते हैं परपेचुअल वैल्यूएशन। पीरियोडिक वैल्यूएशन का मतलब होता है जब इन्वेंट्री का वैल्यूएशन किया जाता है एज ऑन अ गिवन डेट। जब किसी एक डेट पर, जब किसी एक दिन पे इन्वेंट्री की वैल्यूएशन की जाती है उसको कहते हैं पीरियोडिक वैल्यूएशन। पीरियोडिक वैल्यूएशन इज जनरली सूटेबल फॉर स्मॉल बिजनेसेस जो बहुत ज्यादा खर्चा नहीं कर सकते इन्वेंट्री के वैल्यूएशन पे। करेक्ट। जो बहुत ज्यादा प्रोसेस सेटअप नहीं कर सकते, बहुत ज्यादा लोगों को हायर नहीं कर सकते, तो वो लोग जो मेथड यूज करते हैं उसको कहते हैं पीरियोडिक वैल्यूएशन। दूसरा होता है परपेचुअल वैल्यूएशन। व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड परपेचुअल? द वर्ड परपेचुअल मींस ऑन अ कंटिन्यूअस बेसिस। तो परपेचुअल वैल्यूएशन का मतलब है कि मैं जब चाहूं, जिस दिन चाहूं, इन्वेंट्री का वैल्यूएशन पता कर सकता हूं, और इसके लिए मैं यहां पर एक रजिस्टर मेंटेन करता हूं जिसको कहते हैं स्टोर्स लेजर। क्या कहते हैं? स्टोर्स लेजर। अब ऑब्वियसली अगर मुझे स्टोर्स लेजर मेंटेन करना है, इतना बड़ा रजिस्टर मेंटेन करना है, तो मुझे उसके लिए काफी सारा खर्चा करना पड़ेगा, ह्यूमन रिसोर्स एम्प्लॉय करना पड़ेगा, कुछ सॉफ्टवेयर चाहिए, कुछ टेक्निकल नो हाउ चाहिए, कुछ और चीजें चाहिए। अगर मेरी ऑर्गेनाइजेशन बड़ी है जहां पर यह खर्चा करना बनता है, आई मीन इफ देयर इज अ कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, देन माय डियर फ्रेंड्स आई विल डू दिस एक्सपेंडिचर, आई विल मेंटेन स्टोर लेजर एंड आई विल हैव अ पर्सन टू टेक केयर ऑफ माई इन्वेंट्री जिसको हम कहते हैं स्टोर कीपर। लेकिन अगर मेरा बिजनेस छोटा है तो आई मे गो अहेड विद द पीरियोडिक वैल्यूएशन। अब एग्जामिनेशन में तो क्वेश्चन किसी भी कंसेप्ट पे आ सकता है, लेकिन अगर मैं आपको एक बार पीवाईक्यू एनालिसिस दिखाऊं तो ये देखकर आपको पता चलेगा कि अभी तक एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन किसी पे आया है, तो वो है एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड पे, जिसमें मैं बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोगों के लिए आज लेकर आया हूं जिसको हम लोग सॉल्व करेंगे। लेकिन क्योंकि बेसिक से पढ़ना है तो बेसिक से शुरू करते हैं। सबसे पहले बेसिक क्वेश्चन देखते हैं पीरियोडिकल वैल्यूएशन का। वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, पीरियोडिकल वैल्यूएशन। Following are the purchases during April 2020. Following are the purchases during April 2020. सिर्फ और सिर्फ परचेजेस है। 1 अप्रैल का ओपनिंग स्टॉक है, 10 अप्रैल, 25 अप्रैल आपने परचेजेस किए हैं। ड्यूरिंग द मंथ द कंपनी हैड सोल्ड 1200 यूनिट्स। करंट मंथ में कंपनी ने 1200 यूनिट्स बेचे हैं। फाइंड आउट द क्लोजिंग स्टॉक अंडर वेरियस मेथड। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक फाइंड आउट करने से पहले सबसे पहले लेट अस फाइंड आउट हाउ मच इज द क्लोजिंग स्टॉक क्वांटिटी।
क्या फॉर्मूला बताया बेटा जी मैंने क्लोजिंग स्टॉक क्वांटिटी का? ओपनिंग स्टॉक 1000 प्लस परचेजेस 300 प्लस 100 400 माइनस क्वांटिटी सोल्ड 1200. सो माय डियर फ्रेंड्स, 1000 का ओपनिंग स्टॉक प्लस 400 के परचेजेस 1400 माइनस 1200 का सेल्स, मतलब 200 यूनिट्स का आपके पास है क्लोजिंग स्टॉक. क्या है बेटा जी? 200 यूनिट्स का क्लोजिंग स्टॉक है आपके पास. अब हमें ये 200 यूनिट्स का वैल्यूएशन करना है. अच्छे से समझते हैं कैसे किया जाएगा इनका वैल्यूएशन अंडर वेरियस मेथड. सबसे पहली जो मेथड हम देखेंगे उसका नाम है फीफो मेथड. फीफो का फुल फॉर्म होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट. क्या नाम हुआ बेटा जी? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट. अब इस मेथड के अंदर होता क्या है, लॉजिकली समझना. कौन से यूनिट्स आप बेचते हैं? अर्लीएस्ट परचेजेस, क्योंकि मेथड का नाम क्या है? फर्स्ट इन. तो जो गुड्स पहले आए हैं, पहले आए कैसे होंगे? पहले खरीदे होंगे. जो गुड्स पहले खरीदे होंगे वो गुड्स को पहले बेचोगे. फर्स्ट इन फर्स्ट आउट. अगर आप पहले के गुड्स बेचोगे तो आपके पास स्टॉक में कौन से गुड्स बचेंगे? जो अपने सबसे लेटेस्ट में खरीदे हैं, लेटेस्ट परचेजेस, है ना? लॉजिकल है. फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड. फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड का मतलब है जो गुड्स पहले खरीदे थे, फर्स्ट इन हुए थे, वो फर्स्ट आउट होंगे. मतलब आपके पास स्टॉक में कौन से गुड्स बचेंगे बेटा जी? जो सबसे आखिरी में खरीदे, जो सबसे लेटेस्ट में खरीदे. ठीक है. अब यहां पर आपको क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन करना है 200 यूनिट्स. अब इसको मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा वो रेट से जो मैंने लास्ट में खरीदे हैं. सबसे लास्ट मेरा परचेजेस कौन सा है? तो सर मेरे दो परचेजेस है, 10th अप्रैल और 25th अप्रैल. उसमें से लेटेस्ट मतलब सबसे नया वाला परचेजेस कौन सा है? सर सबसे नया वाला परचेज है 25 अप्रैल का. 300 यूनिट खरीदे हैं 21 रुपए से. तो मतलब मैं ये पे 200 यूनिट्स का वैल्यूएशन जो है वो मैं कितने रुपीज से करने वाला हूं? ₹21 पर यूनिट से. सो 200 into 21 that gives you 4200 is the valuation of inventory under first in first out method. चेक करो, first in first out method, valuation of inventory under first in first out method. सेकेंड मेथड है LIFO मेथड. LIFO का फुल फॉर्म होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट. लास्ट इन फर्स्ट आउट, LIFO मेथड. LIFO मेथड के अंदर अब मैट्रिक्स को समझना. LIFO मेथड में कौन से यूनिट्स आप बेचते हैं? लास्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब यू आर सेलिंग योर लेटेस्ट परचेसेस. तो कौन से यूनिट्स आपके पास स्टॉक में बचेंगे? अर्लीएस्ट परचेसेस. You will be selling latest purchases. So you will be having which units in stock? Earliest purchases. My closing stock quantity remains same. Irrespective of method, my closing stock quantity will not change. लेकिन अब मैं इसको रेट लगाऊंगा सबसे पुराने वाले यूनिट्स का. सबसे पुराने वाले यूनिट्स कौन से हैं? सबसे पुराने हैं मेरे पास ओपनिंग स्टॉक. 1000 यूनिट का ओपनिंग स्टॉक है, 20 रुपए से खरीदा हुआ है. तो मैं उसका वैल्यूएशन करता हूं ₹20 पर यूनिट से. So valuation comes to ₹4,000. Check all of you. हर एक मेथड का अलग अलग आंसर होता है, हर एक मेथड के अलग अलग कैलकुलेशंस होते हैं. करेक्ट? वेरी गुड, वेरी गुड. नॉट इवन 50% स्टूडेंट्स मार्क देयर अटेंडेंस. 650 बच्चे देख रहे हैं और मार्क नहीं कर रहे हैं अटेंडेंस. फटाफट अटेंडेंस मार्क करो. तीसरी मेथड, उसका नाम होता है सिंपल एवरेज मेथड. सिंपल एवरेज मेथड में आप क्या करते हैं? इन्वेंट्री को मिक्स कर देते हैं. इन्वेंट्री को मिक्स करने के बाद आप उसको बेचते हैं. मतलब यहां पर फॉर्मूला होता है क्लोजिंग स्टॉक क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय सिंपल एवरेज रेट. क्या काम है? क्लोजिंग स्टॉक क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय सिंपल एवरेज रेट. हाउ डू यू कैलकुलेट दिस सिंपल एवरेज रेट? नाउ अंडरस्टैंड. मेरे पास टोटल 3 परचेजेस हैं, मतलब एक ओपनिंग स्टॉक और 2 परचेजेस हैं. तो पहले का रेट था 20, फिर रेट था 19 और फिर था 21. मैं तीनों का एवरेज निकाल लूंगा. यस, देखो 20, 19, 21. तो 20 प्लस 19 प्लस 21 डिवाइडेड बाय 3, ये हो गया मेरा सिंपल एवरेज रेट, है ना? इससे मुझे सिंपल एवरेज रेट मिल जाएगा. सो 200 यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय 20 प्लस 19 प्लस 21 डिवाइडेड बाय 3, ये होता है ₹20 पर यूनिट.
So again your valuation of closing stock comes to rupees 4,000. Check all of you. कितना आ रहा है? 4,000. अब हम निकालेंगे वेटेड एवरेज मेथड. वेटेड एवरेज मेथड, सिंपल एवरेज मेथड हमने देख लिया है. अब हम निकालेंगे वेटेड एवरेज मेथड से. वेटेड एवरेज मेथड में फॉर्मूला क्या होता है समझिएगा ध्यान से. इट इज इक्वल टू क्लोजिंग स्टॉक क्वांटिटी 200 यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय वेटेड एवरेज रेट. सिंपल एवरेज में क्या था? सिंपल एवरेज रेट. यहां पर क्या होगा? वेटेड एवरेज रेट. ओके, अब 200 यूनिट्स को मैं मल्टीप्लाई करूंगा वेटेड एवरेज रेट से, जो हम अभी यहां पर निकालेंगे, और फिर हमें मिलेगा वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री. अब ध्यान से समझिएगा, हाउ डू यू कैलकुलेट वेटेड एवरेज रेट. सिंपल एवरेज में हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ जो अलग अलग प्राइजेस में हमने परचेज किया है बस उसी प्राइजेस का एवरेज निकालते हैं. वेटेड एवरेज रेट में हम उन प्राइजेस को वेट असाइन करते हैं क्वांटिटीज का, है ना. जैसे कि यहां पर आप देखेंगे ओपनिंग स्टॉक 1000 यूनिट्स था 20 रुपीज से, तो मैं 1000 यूनिट्स इंटू 20 रुपीज का जो अमाउंट है उसको लेता हूं न्यूमरेटर में, और जो क्वांटिटी होगी 1000 यूनिट्स उसको लेता हूं डिनोमिनेटर में. देन माय नेक्स्ट परचेजेस वर 100 यूनिट्स एट 19 रुपीज. समझना, 100 यूनिट्स एट 19 रुपीज. सो टोटल अमाउंट इन न्यूमरेटर and total quantity in denominator. And then my last purchases are 300 units at the rate of 21 rupees. 300 units at the rate of 21 rupees. I take 300 units in denominator. So if I take my numerator 1000 into 20 equals to 100 into 19 equals to 300 into 21 equals to, and if I take total it comes to 28,200 in numerator and denominator में आएगा 1,400. तो 28,200 को मैं डिनोमिनेटर 1,400 से डिवाइड करता हूं तो आंसर आता है 20.14. चेक करिएगा. तो दोस्तों मेरा वेटेड एवरेज रेट हुआ है 20.14, और 20.14 को मैं जब मल्टीप्लाई करता हूं 200 यूनिट से तो मेरा आंसर आता है 4028. चेक ऑल ऑफ यू. 4028. ये जो वैल्यूएशन अभी मैंने आपको करके देखा, आपने देखा बहुत ही सिंपल है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, बिल्कुल आसान है. इसीलिए ये पीरियोडिकल मेथड है. छोटी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए सिंपल टू यूज होता है. कोई आपको एडिशनल मैन पावर की जरूरत नहीं है, कोई सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं है, कोई बहुत डिटेल रिकॉर्ड्स नहीं मेंटेन करना है. लेकिन अब अगर आप एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है और आपके पास डेट वाइज परचेजेस एंड सेल्स अवेलेबल है, अगर आप एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है और आपके पास डेट वाइज परचेजेस और सेल्स का डेटा अवेलेबल है, तो आप परपेचुअल इन्वेंट्री वैल्यूएशन मतलब स्टोर्स लेजर मेंटेन कर सकते हैं. चेक कीजिएगा, यहां पर अगर आप देखेंगे तो आपको दिखेगा कि 1 अप्रैल को आपके पास ओपनिंग स्टॉक है, फिर 10 अप्रैल को परचेस किया है, 20 अप्रैल को कुछ यूनिट्स बेचे हैं, 25 अप्रैल को परचेस किया है, 30 अप्रैल को आपने बेचा है. फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक अंडर द वेरियस मेथड्स. अब यहां पर इस क्वेश्चन के अंदर आपको समझना है कि आप लोगों के पास डेट वाइज परचेजेस और सेल्स है. ट्राई टू आइडेंटिफाई द डिफरेंस इन द प्रीवियस क्वेश्चन एंड इन दिस क्वेश्चन. गाइस, इन द प्रीवियस क्वेश्चन you didn't knew date wise sales, you just knew date wise purchases. You were given total quantity sold is 1200 units, but if you look at this particular question you are given the date wise sales. 200 यूनिट्स आपने 20 अप्रैल को बेचे हैं, 1000 यूनिट्स आपने 30 अप्रैल को बेचे हैं, मतलब 1200 यूनिट्स तो बेचे हैं, पर वो 1200 यूनिट्स भी डेट वाइज है. समझ में आ रहा है? डेट वाइज है. तो यहां पर हम परपेचुअल वैल्यूएशन सीखेंगे, जिसके लिए हमें ये 10 कॉलम्स का फॉर्मेट बनाना होगा, जिसको हम कहते हैं स्टोर्स लेजर. तो ये स्टोर्स लेजर अभी हम 3 मेथड से देखने वाले हैं, लीफो, फीफो और वैम. लीफो, फीफो और वैम. तो आप पहले एक काम करेंगे, अपने रजिस्टर में आएंगे और 3 पेज का ये फॉर्मेट बनाएंगे. एडजॉइनिंग पेज पे बनाने की जरूरत नहीं है दोस्तों, ट्रस्ट मी, एक सिंगल पेज पे बन जाता है. 10 कॉलम का फॉर्मेट है, ठीक है. तो आपको ये फॉर्मेट बनाना है 3 पेज के लिए. पहले पेज पे लीफो, दूसरे पेज पे फीफो, तीसरे पेज पे वैम. फटाफट फॉर्मेट्स बनाइए. स्टोर्स लेजर, फीफो. आदित्य बेस्ट कल का क्लास अटेंड कर लेना भाई, है ना, कल का क्लास अटेंड कर लेना. थैंक यू सो मच मोहम्मद शानूस, थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू सो मच.
एडजॉइनिंग पेपर की जरूरत नहीं है यश, ऑलरेडी मैं बोल चुका हूं यश देशमुख भाई। दक्ष अग्रवाल, यू हैव ऑल द वीडियोस अवेलेबल ऑन यूट्यूब, जस्ट रेफर दोस वीडियोस ब्रो। वैम मीन्स वेटेड एवरेज मेथड, यू आर राइट। आईसीआई की आंसर शीट कंप्रेस्ड होती है? नहीं नहीं नहीं, बहुत अच्छी होती है आंसर शीट्स, बहुत अच्छी होती है। पेपर इज वेरी थिक, पेपर इज लिटिल ब्रॉड। वेबसाइट का क्या हुआ है, हमारी टीम इस पे काम कर रही है, वी हैव हायर्ड एक्सटर्नल पीपल हु आर वर्किंग ऑन इट, तो कुछ ट्रायल्स चल रहे हैं, कुछ चीजें चल रही है। श्रेया अग्रवाल, मैंने मैराथन्स के शुरुआत में कहा था बेटा कि मैं तो पर्सनली किसी को रेकमेंड नहीं करता हूं कि आप कोई भी चैप्टर छोड़ें, स्पेशली जब ये मैराथन्स चल रहे हैं तो एटलीस्ट मैराथन्स देख लीजिए। तो एनपीओ अगर किसी ने छोड़ा है तो कल मैराथन देख लेना, मैं कह रहा हूं कि उतना भी देख लिया तो काम हो जाएगा। आदर्श सर से मेरी कल बात हुई थी, येस्टरडे तो ही वॉज नॉट वेल, अभी आज का तो मेरे पास अपडेट नहीं है भाई, क्योंकि मेरी खुद की तबीयत सही नहीं है, बट सेशंस तो लेना ही है मुझे, तो मेरे पास चॉइस नहीं है। 3 पेज का फॉर्मेट बन गया सभी का, 10 कॉलम्स 3 पेजेस, चेक ऑल ऑफ यू। चलिए अब बहुत अच्छे से समझना है एक एक कर आगे बढ़ना है। तो दोस्तों शुरुआत कुछ ऐसे होती है कि जब घर में मेहमान आते हैं ना, तो हमारी मम्मी जो है वो, उनका शेफ मोड ऑन हो जाता है, और मम्मी का जब शेफ मोड ऑन होता है तो मेहमान को कौन सी सब्जी खिलाई जाए, और यहाँ पर मम्मी की सबसे पसंदीदा सब्जी जो होती है जहां पे वो अपनी कुकिंग की स्किल्स दिखा सकती है, वो है पनीर की सब्जी। तो सपोज कीजिए आज घर पे मेहमान आने वाले हैं और मम्मी को पनीर की सब्जी बनानी है, और मम्मी को जब पनीर की सब्जी बनानी है तो उस दिन आपको शेफ बना दिया जाता है। अब ये पनीर की सब्जी बनाते समय मम्मी आपसे कहती है कि पप्पू जरा चेक करो कि फ्रिज में कितना पनीर पड़ा है। तो आप है पप्पू, ठीक है, जो भी आपका नाम है, चिंटू, पप्पू, टिंकू, जो भी नाम होगा ना, छुटकी, बंटी, जो भी है, तो आप फ्रिज में जाकर चेक करते हैं कि फ्रिज में थोड़ा सा पनीर पड़ा है, थोड़ा सा पनीर पड़ा है। वो पनीर जो है वो थोड़ा पीला हो चुका है, थोड़ा थिक हो चुका है, जाड़ा हो चुका है, और मम्मी कहती है ठीक है चलो उसको फ्रिज में रख, एक काम कर पप्पू, एक काम कर, मार्केट में जाकर 1 पाव पनीर और लिया। तो आप मार्केट में जाते हैं और 1 पाव पनीर और लेकर आते हैं, और ये जो मार्केट से नया पनीर लेकर आते हैं बिल्कुल तरोताजा पनीर होता है, सफेद कलर का पनीर होता है, एकदम फ्लफी और सॉफ्ट पनीर होता है। अब होता है यूं कि आपके पास फ्रिज में हो गए 2 पनीर। अब शाम को जब मेहमान आने वाले हैं 7 साढ़े 7 बजे, तो 4 बजे से मम्मी का कुकिंग मोड स्टार्ट हो जाता है ना, किचन में मास्टर शेफ इंडिया मोड स्टार्ट हो जाता है। तो मम्मी आपको कहती है कि बेटा जा एक काम कर, फ्रिज में जाके पनीर लेके आ। तो आप मम्मी से पूछते हैं कौन सा वाला पनीर, क्योंकि फ्रिज में अब 2 अलग अलग बर्तन में 2 पनीर पड़े हैं। एक बर्तन में पड़ा है पुराना पीला हुआ हुआ पनीर, और दूसरे बर्तन में पड़ा है नया वाला पनीर, एकदम नया फ्रेश पनीर, सफेद कलर का पनीर, फ्लफी पनीर। तो मम्मी जो होती है ना, इनकी मेमोरी बड़ी स्ट्रांग होती है। मम्मी कहती है कि शाम को जो घर पे आंटी आ रही है ना, जब लास्ट टाइम हम इनके घर पे गए थे ना, तो उसने भी, चुड़ैल ने मेरे को और मेरे परिवार को पुराना पनीर खिलाया था, मैं भी उसको, चुड़ैल को आज पुराना पनीर खिलाऊंगी। तो एक काम कर रहे पप्पू, वो जो पुराना पनीर है वो बाहर लेकर आ, जो पुराना पनीर है बासी वाला, पीला वाला, जाड़ा वाला, कड़क वाला, उसको बाहर लेकर आ रहे पप्पू। वो पनीर की सब्जी बनाकर मैं उसको खिलाऊंगी, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो पनीर पहले आया था वो पनीर पहले जाएगा, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो ताजे पनीर का क्या करेंगे, क्या करेंगे, क्यों करेंगे, मेरे लाजा बेटा को, मेरे नालायक बेटा को पनीर के पकोड़े बना के खिलाऊंगी। मम्मी कहती है कि मेरे राजा बेटा को मैं पनीर के पकोड़े बना के खिलाऊंगी। वाह, ये जो मेथड है, ये कौन सी मेथड है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड। जो पहले आया था वो पहले जाएगा। अगर मेहमान को खिलाया बासी पनीर तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। मम्मी की और आपकी ये जो गुफ्तगू चल रही है, ये बातें चल रही है, इन बातों को पिताजी किचन के बाहर खड़े होकर सुन रहे थे। घर में देखना मम्मी पापा की ये नोकझोंक चलती रहती है।
मम्मी चुपके चुपके से पापा की बातें सुनती है, पापा चुपके चुपके से मम्मी की बातें सुनते हैं। इन दोनों के बीच में कोई पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी होती नहीं है। मतलब मेरे को एक चीज समझ में आ गई, इन दोनों के पास खिलौने नहीं है खेलने के लिए, इसलिए एक दूसरे के जज्बातों से ही खेल बैठते हैं। चलो कोई बात नहीं। पिताजी इस सिचुएशन का एडवांटेज लेते हुए किचन में प्रकट होते हैं और कहते हैं, खामोश, अतिथि देवो भव, मेहमान भगवान होता है, भाग्यवान या तो किसी अतिथि को घर पे बुलाओ मत, और अगर अतिथि को घर पे बुलाया है तो उसे ताजा खाना खिलाओ, बिल्कुल ताजा खाना खिलाओ, बिल्कुल बासी खाना नहीं खिलाना है। नहीं 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 नहीं, नहीं। और भाग्यवान तुम इस नालायक को, इस निठल्ले को पनीर के पकोड़े बनाए। अरे ये ऑक्सीजन खाने लायक नहीं है, ये सांस लेने लायक नहीं है निठल्ला लड़का, इसको तुम पनीर के पकोड़े खिला रही हो, इसको तो पत्थर खिलाने चाहिए। भाग्यवान हरगिज ऐसा नहीं होगा, शाम को जो मेहमान आ रहे हैं उनको तुम्हें नया पनीर खिलाना पड़ेगा। ए पप्पू चल रे, ए पप्पू बाय प्रोडक्ट चल, इधर आ इधर आ इधर आ, ये पुराना पनीर फ्रिज में रख, और भाग्यवान अगर सब्जी बनेगी तो नए पनीर की बनेगी। पिताजी का कहना है लीफो मेथड। लीफो मेथड बोले तो लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड। जो नया पनीर आया है वो पहले जाएगा, लास्ट इन फर्स्ट आउट। अब मम्मी की ईगो पे बात आ गई, क्योंकि मम्मी को लगता है कि ये मेरा गांव है और मैं इस गांव की जयकान शिकरे। मम्मी को लगता है किचन में मेरी चलनी चाहिए। मम्मी को लगता है कहीं मेरे पिता, मतलब कहीं पप्पुआ के पिताजी का कोई सॉफ्ट कॉर्नर तो नहीं आ रहा शाम को जो आ रही है उसके साथ। हाँ क्यों, अच्छा बहुत तरफदारी कर रहे हो तुम उसकी। नहीं नहीं मैं देख रही तो, और गंगा कौन डायरेक्शन में बह रही है। पिताजी कहते हैं खामोश भाग्यवान खामोश, हमेशा ध्यान रखना करवा चौथ के दिन चन्नी के उस पार तुमको मैं ही देखूंगा, खामोश। तो दोनों जने झगड़ रहे हैं। अब माँ बाप को झगड़ते हुए देख पप्पू की सनक गई, पप्पू का दिमाग खराब हो गया। आता माजी सटक लिए तावड़े। पप्पू कहता है एक काम कर। पप्पू की इतनी सनकी ना, इतनी सनकी, पप्पू ने दोनों पनीर उठाए, दोनों को एक बर्तन में के ऊपर एक रखा, चाकू उठाया और खचर 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 सारा पनीर काट के मिक्स कर दिया। पप्पू का रिएक्शन देखते ही मां बाप का एक्शन बिल्कुल बंद हो गया। पप्पू रॉक्स, मम्मी पापा शॉक्स कि हाइला ये हमारा ही बाय प्रोडक्ट है क्या, इसको एकदम से ऐसा कैसे हो गया। पप्पू ने क्या किया, दोनों पनीर को मिक्स कर दिया। पप्पू बोला ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, ना होगा बारिश, ना नाचेगी मयूरी। पप्पू बोला टेंशन का ही लेने का, अब कोई पुराना नहीं कोई नया पनीर नहीं, अब ये दोनों पनीर बरखुरदार मिक्स हो गए हैं। अरे ओ आई मम्मा आई तुझा आशीर्वाद, अब यही पनीर से बनाओ पकोड़े और यही पनीर से बनाओ सब्जी, जिसकी जैसी किस्मत। इसकी किस्मत में अगर अच्छा पनीर खाना लिखा है तो अच्छे पनीर के टुकड़े आएंगे, अगर उसकी किस्मत में बासा पनीर खाना लिखा है तो बासे पनीर के टुकड़े आएंगे। ये कौन सी मेथड है, एवरेज कॉस्ट मेथड। चाहे सिंपल कॉस्ट हो या वेटेड एवरेज कॉस्ट हो, इसको कहते हैं एवरेज कॉस्ट मेथड। इस मेथड के अंदर ना कोई नया पनीर ना कोई पुराना पनीर, ना कोई नया पनीर ना कोई पुराना पनीर, इट्स जस्ट पनीर पनीर पनीर, दैट्स ऑल। आई होप इट इज क्लियर। मतलब कुल मिलाकर बात यह है कि लीफो मेथड और फीफो मेथड में हम अलग अलग रेट के स्टॉक को अलग अलग तरीके से मेंटेन करते हैं, लेकिन एवरेज कॉस्ट में खचर 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 हमें एक साथ मेंटेन। अरे काहे किसी और आंटी के चक्कर में अपने घर गृहस्थी को आग लगने देते हो, दूसरी औरत पराई औरत के चक्कर में हमारे आंखों के सामने रहकर हमारे माँ बाप झगड़ रहे हैं, ये हमसे कतई बर्दाश्त नहीं होगा। चलिए बाय प्रोडक्ट तो बाय प्रोडक्ट सही, पर प्रोडक्ट तो तुम्हारे प्रोडक्ट है, तो हमारे माँ बाप हमारे सामने झगड़े, ये कतई हमें बर्दाश्त नहीं होगा। तो स्टोर लेजर बनाते समय लीफो और फीफो मेथड के अंदर हम अलग अलग स्टॉक मेंटेन करेंगे और एवरेज कॉस्ट के अंदर स्टॉक को मिक्स कर देंगे। रेशमा आंटी आ जाओ, शाम को खिलाते हैं आपको पनीर की सब्जी। बहुत बढ़िया। That's all. So let's prepare the store's ledger. Let's prepare the store's ledger. We will start with the opening stock. April 2020. Very good. काहे कतरा रहे हो? अप्रैल 2020 अप्रैल 1 को हमारे पास है ओपनिंग स्टॉक। सीधा चलेंगे बैलेंस कॉलम में लिखेंगे बरखुदार 1000 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 20 रुपीज, 1000 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 20 रुपीज। क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन होगा 20,000। खामोश खामोश।
बहुत बढ़िया, समझ रहे हैं? जबरदस्त। अब अगला ट्रांजैक्शन देखिएगा क्या है, क्रोनोलॉजिकली। स्टोर्स लेजर इज ऑलवेज प्रिपेयर्ड क्रोनोलॉजिकली। 10 अप्रैल को 100 यूनिट्स खरीदे हैं 19 रुपीज से। 10 अप्रैल को 100 यूनिट्स खरीदे हैं 19 रुपीज से, 1900 अमाउंट। अब समझना, अब समझना, देखो सीखो, हमारे पास एक नहीं दो अलग रेट का स्टॉक है। पुराना वाला पनीर, बासी पनीर ऊपर रखो 20,000 रुपए का, और अभी जो खरीदा नया पनीर, ताजा पनीर 100 यूनिट्स 19 रुपए से, 1900, उसको नीचे रखो। यू हैव टू कीप बोथ द पनीर सेपरेटली, यू हैव टू कीप बोथ द पनीर सेपरेटली। क्या भैया कैसी बात कर रहे हैं तुम लोग? कहीं को दोनों पनीर अलग अलग रखने का? क्योंकि इशू करते समय पहले तुम लोगों को कौन सा पनीर देने का, जो पनीर पहले खरीदा वो पनीर पहले देने का पोट्टा लोगा, समझ गए? खाने का, बिरयानी खाने का, गोलकोंडा जाने का और वहां से छलांग मार के सोई जाने का। बहुत ही बढ़िया। उसके बाद अगला ट्रांजैक्शन डेट है 20 तारीख। 20 तारीख को 200 यूनिट्स बेचे हैं। अब समझना, नजर हटी, दुर्घटना घटी, छोटा परिवार सुखी परिवार, यूज डायपर एट नाइट प्लीज। अब यहां पर आप यूज कर रहे हैं फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड, बोले तो फीफो मेथड, बोले तो मेहमान खाएगा पुराना पनीर। 200 यूनिट्स जो आपको इशू करने का है, वो 200 यूनिट कहां से देंगे? 20 रुपए वाले पुराने लॉट से या 19 रुपए वाले नए लॉट से? मेथड का नाम है फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब पुराने वाले लॉट से, 20 रुपए वाले लॉट से। तो 4000 यूनिट्स इशू कर दिया आपने। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, दोनों पतीले में पनीर अलग अलग रखा है। पुराने वाले पनीर में से 20 रुपए वाले 1000 यूनिट में से 200 यूनिट दे दिए। अब हमारे पास 20 रुपए वाले कितने यूनिट्स बचे? 800 यूनिट बचे। मोना 16,000 का स्टॉक, और जो नया वाला पनीर है वो भी धीरे धीरे करके पुराना होता जा रहा है। मोना डार्लिंग बहुत बढ़िया, चेक कर लीजिएगा। रॉबर्ट बहुत बढ़िया, अद्भुत, आप लोग कितने इंटेलिजेंट है। गुड आफ्टरनून मुस्कान, हॉट वानी। कुछ दिनों बाद मुस्कान को भी अपना नाम ऐसे ही लगने लगेगा। मतलब किसी इंसान के आसपास इतना भ्रम पैदा कर दो कि उस इंसान को वो भ्रम भी हकीकत लगने लगे। मतलब मुस्कान अब जब स्कूल में या कॉलेज में अपना इंट्रोडक्शन देती हो, कहते हो माय रोल नंबर इज रोल नंबर 37 और माय नेम इज मुस्कान हॉट वानी। बहुत बढ़िया। और फिर पूरी क्लास हंसती होगी। 25 तारीख को आपने 300 यूनिट खरीदे हैं 21 रुपए से। 25 तारीख को 300 यूनिट आपने खरीदे हैं 21 रुपए से। कितने का सामान खरीदा है? पनीर खरीदा है, 6300 रुपए का पनीर खरीदा है। अब आप जानते हो, आपके पास एक नहीं, आपके पास दो नहीं, आपके पास तीन पनीर है। सबसे बासी पनीर है 20 रुपए वाला 800 यूनिट, जिसकी वैल्यू है 16,000। उसके बाद कम बासी पनीर है 19 रुपए वाला, जिसकी क्वांटिटी है 100 यूनिट, 1900 रुपए। और फिर लेटेस्ट वाला पनीर है जो कि बिल्कुल बासी नहीं है, 300 यूनिट, जिसकी वैल्यू है 6,300 रुपए। बहुत ही बढ़िया, बहुत इंटेलिजेंट बच्चे, बहुत ही इंटेलिजेंट बच्चे, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब यहां पे अगला ट्रांजैक्शन डेट है बरखुरदार 30 तारीख। 1000 यूनिट आपने बेचने हैं। बहुत बढ़िया, सभी जने बताएंगे 1000 यूनिट कौन कौन से लॉट से जाएंगे। हम लोग कौन सी मेथड देख रहे हैं? फीफो बरखुरदार, मतलब सबसे पहले फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो 1000 यूनिट देने हैं, 20 रुपए वाले हम लोग देंगे, मैक्सिमम दे सकते हैं 800 यूनिट। इसको एज इट इज खत्म कर लो, बहुत ही बढ़िया। उसके बाद अगला लॉट है 19 रुपए वाला, बट अनफॉर्चुनेटली वो हमारे पास सिर्फ 100 यूनिट्स है और हमको देना है 1000। कोई बात नहीं, नेवर फियर व्हेन तासेस हियर। ओह बहुत ही बढ़िया। फिर बाकी के जो 100 यूनिट बचेंगे बरखुरदार, वो देंगे 21 से 2100 से। बहुत बढ़िया, कुल मिलाकर देने हैं 1000 यूनिट, 1000 यूनिट्स। बहुत बढ़िया। अब हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक कौन सा बचा? 20 वाला नहीं बचा, 19 वाला नहीं बचा, बोले तो 21 वाला बचा। 21 वाले कितने यूनिट बचे? 300 यूनिट हमारे पास थे लल्ला, 300 यूनिट्स में से 100 चले गए, बोले तो 200 यूनिट बचे, बोले तो वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इज 4200। तुमको मर्दानगी का वास्ता, वाइल्ड स्टोन, माइंड इट, चेक कीजिएगा। हो गया, फर्स्ट मेथड हो गया, एब्सोल्युटली इजी, इजी पीजी फिशी। You guys are so intelligent, mind blowing.
सुमित सेन ने पूछा है सरतास का मतलब क्या होता है? सुमित सेन, देयर इज समथिंग नोन एज चैट जीपीटी which people use to make PPT. Why don't you go and ask ChatGPT? Very good. चले आगे। ये हो गया स्टोर लेजर फॉर फर्स्ट इन फर्स्ट आउट बेबी। अब आगे बढ़ते हैं, बनाते हैं स्टोर लेजर फॉर लास्ट इन फर्स्ट आउट बेबी। ओहो, व्हाट डू यू मीन बाय बेबी? एक काम करते हैं ना बरखुदार, एक सेकेंड एक काम करते हैं, कॉपी कर लेते हैं ना। जब टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं करोगे तो टेक्नोलॉजी बुरा मान जाएगी। इसको हम लास्ट टेबल में लेके चलते हैं। बहुत इंटेलिजेंट हो सर आप, आई नो दैट ब्रो, आई नो दैट। ठीक है, अब हम बनाते हैं नेक्स्ट मेथड का स्टोर लेजर फॉर द नेक्स्ट मेथड दोंडो। चलिए अब फटाफट देखो, हमारे तो पहले 2 एंट्रीज भी हो गई है। एफ हटाकर एल लगा दो यहां पर। देखो फटाफट लिखो बेटा, लिखो। नॉर्मली हमारे पास टाइम होता नहीं है, फटाफट लिखो। ओपनिंग स्टॉक 1000 यूनिट्स 20 रुपीज, परचेजेस 10th अप्रैल 100 यूनिट्स 19 रुपीज। दोनों पनीर को अलग अलग रखना। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। जॉन विक पूछ रहे सर डॉक्टर विवेक बिंद्रा के बारे में सुना है? अरे लल्ला, अभी 4 दिन किसी और के बारे में सुना तो 6 महीने बैठ के बहुत कुछ सुनना पड़ेगा। जो भी आपका नाम है जॉन विक, आपसे निवेदन है कि कृपया करके अकाउंट्स, लॉ, मैथ्स और इकोनॉमिक्स के अलावा और किसी के बारे में ना सुने, किसी के बारे में नहीं। सर आपकी क्लास में ईयरफोन्स लगाना पड़ता है वरना घर वालों को लगता है पढ़ नहीं रहे, कॉमेडी देख रहे हैं। अरे भाई साहब, मैं तो कह रहा हूं उनको भी लेकर बैठो, थोड़ा उनको भी तो सीखने दो। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। मैं ये प्रॉमिस कर सकता हूं, जितने घंटे मेरे बच्चे बैठ के पढ़ते हैं ना, जितने घंटे मेरे बच्चे स्क्रीन के सामने बैठकर पढ़ते हैं, 100% एक दिन एक्सपेरिमेंट कर लेना, मम्मी पापा कोई भी नहीं पढ़ सकता है। इसीलिए सल्यूट है सारे बच्चों को, हर एक बच्चों को सल्यूट है। कोई नहीं पढ़ सकता, ये मेरा प्रॉपर वादा है। और अगर मैं पढ़ाई को एंटरटेनिंग नहीं बना सकूं, ह्यूमरस नहीं बना सकूं, तो पढ़ाने का कोई सेंस ही नहीं है भाई, सेंस ही नहीं है। पढ़ाई को ह्यूमरस बनाऊंगा तभी तो मेरा बच्चा मजबूर होगा पढ़ने पे, ये इंपॉर्टेंट चीज है। चलिए आगे। अब देखो परचेजेस तक तो कोई चेंज नहीं है। अब जब मैं 20 तारीख को 200 यूनिट बेचूंगा, अब जब मैं 20 तारीख को रुक जाऊं, समझ करो 200 यूनिट बेचूंगा, तो अब हम ये 200 यूनिट कौन से लॉट से बेचूंगा? हम ये 200 यूनिट कौन से लॉट से बेचूंगा? कौन लॉट से बेचूंगा मुन्ना? हमारे पास 2 लॉट है, 20 रुपए का पुराना पनीर, 19 रुपए का नया पनीर। अभी हम कौन मेथड फॉलो करते हैं? हम फॉलो करते हैं लिफो मेथड, बोले तो लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड, बोले तो जो लेटेस्ट आया है ससुराऊ पहले जाएगा। तो अब हमको यहाँ पे 200 यूनिट देना है मुन्ना। पहले हम 19 वाला 100 यूनिट पूरा दे देगा, पूरा दे देगा, और उसके बाद में फिर हम उससे पहले वाला यूनिट पे जाएगा, 20 में से 100 यूनिट और देगा। समझ रहे हो कि नहीं? बहुत बढ़िया। तो अब हमारे पास स्टॉक कौन सा यूनिट बचेगा? 20 रुपीज वाला हमारे पास 900 बचेगा। बहुत बढ़िया मुन्ना, 18,000 का क्लोजिंग स्टॉक। चेक करो मुन्ना, चेक करो। अब उसके बाद हम लोग वापस परचेज करें 25 अप्रैल को 300 यूनिट्स 21 से, 25 अप्रैल को 300 यूनिट्स 21 से 6,300। अब हमारे पास फिर से 2 अलग अलग रेट का लॉट है। 900 यूनिट्स 20 रुपीज वाले जिसकी वैल्यू है 18,000, 300 यूनिट्स 21 वाले जिसकी वैल्यू है 6,300। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। स्नेहा कह रही है सर बहुत हंसी आ रही है, तो हंसो। बहुत बढ़िया स्नेहा, हंसो। अब अगला आपके पास में ट्रांजैक्शन हो रहा है बरखुदार। 30 अप्रैल को 1000 यूनिट आपने बेचना है। 30 अप्रैल को 1000 यूनिट। कौन सा मेहमान, कौन सा लास्ट इन फर्स्ट आउट मेहमान खाएगा नया पनीर? बोले तो 21 रुपए वाला 300 यूनिट बेच डालो, और फिर 20 रुपए से 700 यूनिट बेच डालो। बहुत बढ़िया, 6,300 और या 14,000। तो आपके पास स्टॉक में बचेगा 200 यूनिट 20 रुपए वाला, मतलब 4,000 रुपए। बहुत बढ़िया। चेक ऑल ऑफ
डन, क्लियर ऑल ऑफ यू। अपनी हरकतों को आप बरकरार रखते हुए 700 बच्चे देख रहे हैं, 539 लाइक्स। सर ये क्वेश्चन कितने मार्क का आता है? प्राची करानिया, अभी तक यह क्वेश्चन एग्जाम में सिर्फ एक ही मार्क का आया। ढूंढो, यहां पर आप देख सकते हैं परपेचुअल वैल्यूएशन वेटेड एवरेज मेथड का एक मेथड का क्वेश्चन आया है 4 मार्क का। ढूंढो। ओ माय प्राची, यू आर माय चाची, चेक करो। अब हम तीसरा मेथड करेंगे। तीसरे मेथड का नाम है वेटेड एवरेज मेथड। प्लीज क्लोज योर आईज बिकॉज यू वोंट बी एबल टू बियर what I will do right now. Very good. Done all of you. नहीं, मैंने चीटिंग नहीं की है, आई शपथ खरच। देखो, चीटिंग की नहीं है। चीटिंग तब होती थी जब मैं कॉपी पेस्ट करता, मैंने कट पेस्ट किया। अब हम फिर से बना रहे हैं स्टोर्स लेजर, लेकिन अब जो स्टोर्स लेजर बनेगा वो बनेगा वेटेड एवरेज मेथड से। ऋषिका सिंह कह रही है सर आप ऐसे कैसे पढ़ा लेते हैं? मेरा मन करता है कि बस दिन भर पढ़ते रहे, रात भर बिना थके पढ़ सकते हैं। क्या बात है, बहुत बढ़िया। यही स्टेटमेंट जाके पिताजी को बोल दो, जायदाद आपके नाम पे कर देंगे। ऋतिका जी 50% कमीशन मेरा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मामा विल बी सो प्राउड ऑफ यू। वेटेड एवरेज मेथड में अब हुई है पप्पू की सनक। पप्पू बोले भैया अब बहुत हो गया, अब बहुत हो गया, मम्मी पापा झगड़ेंगे नहीं, अब मैं पनीर को अलग अलग रहने नहीं दूंगा, अब मैं पनीर को करूंगा मिक्स। समझिएगा, अप्रैल 2020, 1 अप्रैल, opening stock 1000 units at 20 rupees, absolutely no change, 20,000. check all of you, 20,000. करेक्ट। अब आप 10 अप्रैल को परचेज कर रहे हैं 1000 यूनिट्स एट 19 रुपीज। अच्छे से समझना, 10 अप्रैल को 1000 यूनिट्स एट 19 रुपीज, 19,000। वेट, वॉच एंड देन यू डू। नाउ माय डियर फ्रेंड्स, वेटेड एवरेज मेथड में हम सबसे पहले स्टेप नंबर्स मार्क करना 1 2 3। सबसे पहले हम टोटल क्वांटिटी को अपडेट करेंगे। मेरे पास ऑलरेडी 1000 था और मैंने और अभी कितना परचेज किया, 100 यूनिट्स परचेज किया। मेरे पास 1000 था और मैंने 100 यूनिट्स परचेज किया। टोटल क्वांटिटी अपडेट करेंगे 1100। चेक करिएगा। स्टेप नंबर 2, हम टोटल अमाउंट अपडेट करेंगे। पहले की क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन था 20,000 और अभी का है 1900, तो टोटल कितना हुआ 21,900 रुपए। और अब हम उसका निकालेंगे वेटेड एवरेज रेट। 21,900 डिवाइडेड बाय 1100, 19.91। चेक ऑल ऑफ यू, 19.91। चेक ऑल ऑफ यू। दिस इज डन, दिस इज डन। 20 तारीख को 200 यूनिट्स बेचे हैं, 20 तारीख को 200 यूनिट्स बेचे हैं 19.91 के हिसाब से। उसकी वैल्यू होती है 3982। वापस स्टेप नंबर 1, अपडेट द क्वांटिटी। क्वांटिटीज आर 1100 minus 200, 900. Step number 2 is update the values. Values are 17918. And step number 3, find out the weighted average price. It comes to 19.91. Rounding off अच्छे से करना, नजर हटी, दुर्घटना घटी, हॉर्न प्लीज, साइड प्लीज, बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला। उसके बाद अगला ट्रांजैक्शन है 25 तारीख को 300 यूनिट्स खरीदे हैं 21 रुपए से, 6300 डैश डैश डैश। स्टेप नंबर 1, अपडेट द क्वांटिटी। 900 plus 300 equals to 1200. Step number 2, update the values. 17918 plus 6300, 24218 divided by 1200, 20.18, 2020.18। और 30 तारीख को आप 1000 यूनिट्स इशू कर रहे हैं
वो किस रेट से इशू करेंगे, अलग अलग लॉट ही नहीं है, तो आप इशू करेंगे 20.18 से 20,180। अब समझना, अपडेट योर क्वांटिटीज 200 यूनिट्स एंड update the value 4038 20.19. That's the value of your closing stock. Check all of you. Check all of you. यहां तक सबको क्लियर हुआ क्या? Is this clear to all of you till here? अब मैं यहां पर आपको एक चीज दिखाने चाहता हूं, जस्ट गिव मी अ मिनट, अ मोमेंट, विच विल रियली इंक्रीज योर सीरियसनेस फॉर दिस पर्टिकुलर टॉपिक। स्पेशली वो बच्चे जो कह रहे हैं ना कि हमने ये टॉपिक छोड़ दिया, हम नहीं कर रहे हैं, ये वो ब्ला 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 ब्ला, ठीक है, just give me 1 minute, just 1 minute. I will show you something which will certainly increase your seriousness for this topic. ठीक है, जस्ट अपनी स्क्रीन पे फोकस कीजिएगा। बहुत आसान टॉपिक है, आसान से भी ज्यादा पता है बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बट प्रोवाइडेड आप वैसे पढ़ें। हाँ जी, अभी अपनी स्क्रीन पे देखना ये क्या है, ये है आपका फ्यूचर। सीए इंटरमीडिएट में आपको एक सब्जेक्ट पढ़ना है, उस सब्जेक्ट का नाम है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ठीक है, क्या नाम है? कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ये मेरी उसकी बुक है, जब आप इंटरमीडिएट में आएंगे तो आपको ये बुक मिलेगी। लेकिन अभी आप सिर्फ देखिए, जो मैं दिखाना चाह रहा हूँ उसको अच्छे से देखिए। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग की ये बुक है। मैं इसको थोड़ा स्क्रॉल डाउन करता जा रहा हूँ, और स्क्रॉल डाउन करते करते यहां पर मैं आपको इंडेक्स पे लेकर आया हूं। ठीक है, इंडेक्स में एक टॉपिक का नाम दिख रहा है आपको, मटेरियल कॉस्ट नाम का टॉपिक। कैन यू सी दिस टॉपिक ऑल ऑफ यू? कैन यू सी दिस टॉपिक? अब मैं आपको उस टॉपिक के अंदर ले जा रहा हूं, कुछ इंपॉर्टेंट है इसीलिए आपको बता रहा हूं, नहीं तो नहीं दिखाता था। कुछ इंपॉर्टेंट है, ये देखिए, इस तरीके से कॉस्टिंग की बुक है, कलर्ड नोट्स होते हैं ताकि आपको पढ़ने में मजा आए। इंटरमीडिएट की बुक्स आपको ज्यादा समय तक अपने पास रखनी पड़ती है, इसलिए इस तरीके के नोट्स बनते हैं। नाउ ये चैप्टर नंबर 2 आ गया, मटेरियल कॉस्ट, जिसके बारे में मैं बात कर रहा था। मैं सीधा जंप करता हूं इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पे। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में मैं यहां पर आ गया। ओके, अब यहां पर प्रैक्टिकल क्वेश्चन में सबसे पहला ही क्वेश्चन देख लीजिएगा क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन देख लो क्या है। यू हैव टू प्रिपेयर अ स्टोर्स लेजर अंडर फीफो, लीफो, SAM and VAM. Isn't it the same question that we did just now? Isn't it that? क्या लिखा है? You have to find both periodical and perpetual valuation. जो periodic valuation भी करना है, perpetual valuation भी करना है। और ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन मैं अपनी मर्जी से दे रहा हूं। ये दूसरा क्वेश्चन देख लो, स्टोर्स लेजर का क्वेश्चन है, ICAI स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन नंबर 8 है। मतलब सीए इंटरमीडिएट का आईसीआई स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन है। ये देख लो, स्टोर्स लेजर का क्वेश्चन आ गया वापस, फीफो, लीफो, वैम, आईसीआई स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन नंबर 9। आप यहां पर देख लीजिए। मतलब कुल मिलाकर दोस्त, मैं आप लोगों से यह कहना चाहता हूं कि आप लोग थोड़ा चीजों को सीरियसली समझने की कोशिश कीजिए। ट्राई टू अंडरस्टैंड द इंटेंसिटी ऑफ द प्रॉब्लम। You have very bright future ahead. You have a wonderful future ahead, provided you study properly. अगर आप अच्छे से पढ़ोगे तो आपको इस चीज का फायदा ना सिर्फ फाउंडेशन में होगा बल्कि इंटरमीडिएट में भी होने वाला है। करेक्ट? चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। नाउ बिल्कुल सही कह रहे हो देवंश, अभी नहीं तो बाद में पढ़ना पड़ेगा। और मैं इसको उल्टी तरीके से कहूं, अगर अभी पढ़ लिया तो बाद में नहीं पढ़ना पड़ेगा। मैं अलग तरीके से प्रेजेंट कर रहा हूं, है ना, अलग तरीके से। नाउ एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड जो होती है, ये सबसे आसान मेथड है। क्या मजाक कर रहे हो? नहीं, एक्चुअली इट इज इजियर देन व्हाट वी डिड टिल नाउ। रियली सर? यस, दिस मेथड इज नथिंग
This method is nothing but this method is completely your trading account. If you know your trading account, if you understand your trading account, your job is done. Under adjusted selling price method, you have to apply some logic. You have to apply the knowledge of rectification of errors. You have to apply the knowledge of sale of goods on return or approval basis, and accordingly you need to get the answer. Let's do it. From the following particulars, ascertain the value of inventories as on 31st March 2020. 31st March 2020 की इन्वेंट्री का वैल्यूएशन करना है. एक सेकेंड, आपको इन्वेंट्री की वैल्यू दी है 1 अप्रैल 2019. कैन आई से इट इज माय ओपनिंग स्टॉक. परचेजेस है, सेल्स है, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस है, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस है और नीचे कुछ रामायण दी है. आपको क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन करना है. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो तरीके होते हैं, दो मेथड होते हैं. मेरी बात ध्यान से समझना. पहला होता है आप या तो इस क्वेश्चन को स्टेटमेंट अप्रोच से सॉल्व करें, स्टेटमेंट बनाकर सॉल्व करें, या फिर आप इस क्वेश्चन को मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाकर सॉल्व करें. मार्क्स कटते नहीं है उससे. दोनों में से कुछ भी फॉलो करो चलेगा. मैं पर्सनली रेकमेंड करता हूं यू शुड गो फॉर मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट, है ना. मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट क्योंकि वो सिंपल भी है और बहुत क्रिस्टल क्लियर रहता है. तो मेमोरेंडम का मतलब होता है टेम्परेरी और बाकी ट्रेडिंग अकाउंट का मतलब होता है ट्रेडिंग अकाउंट. तो एक सिंपल ट्रेडिंग अकाउंट बना लो हाफ पेज का, पर्टिकुलर अमाउंट. बन गया. एग्जाम में ऐसा फॉर्मेट बना सकते हैं. आंसर इज यस. इसको टी फॉर्मेट नहीं कहते हैं. टी फॉर्मेट तब होता है जब आप डेबिट और क्रेडिट में सिर्फ अमाउंट्स लिखते हैं. मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट का मतलब क्या होता है? इट इज अ टेम्परेरी ट्रेडिंग अकाउंट. समझ में आ रहा है? टेम्परेरी. ये सुपर 30 के अंदर मैं 30 मोस्ट एक्सपेक्टेड या मैं कहूंगा 30 मोस्ट चैलेंजिंग क्वेश्चंस लेकर आऊंगा. इट विल कवर द एंटायर सिलेबस. क्लियर हो गया? चलिए आगे. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड एंड लेट्स डू इट वन बाय वन. यू आर गिवन लॉट्स ऑफ डिटेल्स. आपको निकालना है क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू एज ऑन 31st मार्च 2020. अब नीचे कुछ दिया है. एट द टाइम ऑफ वैल्यूइंग इन्वेंट्री ऑन 31st मार्च 2019. 31st मार्च 2019 मतलब क्या है? 31st March 2019 means closing stock of previous year, and closing stock of previous year means opening stock of current year. तो एक घटना हो गई है पिछले साल. पिछले साल क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन करते समय एट द टाइम ऑफ वैल्यूइंग इन्वेंट्री एज ऑन 31st March 2019 a sum of 20,000 was written off from a particular item which was purchased for rupees 55,000 and was sold during the year for rupees 50,000. अब इतने से ट्रांजैक्शन को समझना है. बाकी क्वेश्चन बहुत आसान है, बहुत आसान है. अच्छा है समझना. आपने पिछले साल कुछ गुड्स खरीदे थे. लास्ट ईयर यू परचेज सम गुड्स whose cost price was 55,000. अब पिछले साल ईयर एंडिंग डेट तक वो गुड्स बिके नहीं थे, तो आपने ईयर एंडिंग डेट पे वो गुड्स का वैल्यूएशन किया. जब आपने वो गुड्स का वैल्यूएशन किया तो आपको पता चला कि वो गुड्स की वैल्यू जो है वो 20,000 रुपए से कम हो गई. तो आपने 20,000 रुपए से उसका वैल्यूएशन कम कर दिया. मतलब अब उसकी बुक वैल्यू कितनी बचेगी दोस्त? 35,000 रुपए. कितनी? 35,000 रुपीज. क्लियर है? ये जो गुड्स हैं जिसकी बुक वैल्यू थी 35,000 रुपीज, समझना, ये जो गुड्स हैं जिसकी बुक वैल्यू थी 35,000 रुपीज, इनको आपने करंट ईयर में बेचा है. व्हाट इज इट सेलिंग प्राइस? इट इज 50,000. मतलब ये वाले जो गुड्स हैं इस पे आपको प्रॉफिट कितना हुआ है बेटा जी? 15,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ है. क्वेश्चन कहता है एक्सेप्ट द अबाउ मेंशन ट्रांजैक्शन. इस एक ट्रांजैक्शन को छोड़ के हमारा जीपी रेशियो जो है इट इज 20% ऑन सेल्स. इस एक ट्रांजैक्शन को अगर छोड़ दिया जाए तो मेरा ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो है 20% ऑन सेल्स. तो मतलब जो मेरी टोटल सेल्स है उसमें दो टाइप की सेल्स है. एक ऐसी सेल्स जिसपे जीपी हो रहा है 20% और दूसरी ऐसी सेल्स जिसपे 15,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ है. ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं. एक एक कर सॉल्व करते हैं. सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक दिया है, डेबिट में आते हैं और लिखते हैं टू ओपनिंग स्टॉक 3,50,000. 3,50,000 टू ओपनिंग स्टॉक 3,50,000.
यू आर गिवन परचेजेस 12 लाख रुपीज टू परचेजेस 12 लाख रुपीज, ओपनिंग स्टॉक भी दिया है, परचेजेस भी दिया है, 12 लाख रुपीज, करेक्ट। टोटल सेल्स है 18,50,000। एक सेकेंड, मैं लिखता हूं बाय सेल्स 18,50,000। अब इसको मैं बाइफरकेट करता हूं बिटवीन नॉर्मल एंड एबनॉर्मल, बिटवीन नॉर्मल एंड एबनॉर्मल। एबनॉर्मल का मतलब क्या, ये जो गुड्स मैंने बेचे ना 50,000 के, जो मैंने पिछले साल खरीदे थे, इस पे मेरे को एबनॉर्मल प्रॉफिट मिला है, तो उसका सेल्स वैल्यू है 50,000 रुपए। मतलब नॉर्मल की सेल्स वैल्यू कितनी रहेगी, 18 लाख रुपीज। टोटल सेल्स दिया है 18,50,000। इट कंप्राइजेस ऑफ this sales of 50,000. So how much is the normal sale? It is 18 lakh rupees. Are there any direct expenses? Yes sir. Manufacturing expenses are rupees 1 lakh. 2 manufacturing expenses 1 lakh rupees. 2 manufacturing expenses 1 लाख रुपीज। सेलिंग एक्सपेंसेस और एडमिन एक्सपेंसेस ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं आएगा, क्योंकि सेलिंग एक्सपेंसेस और एडमिन एक्सपेंसेस जो है वो पीएनएल अकाउंट में जाएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। अब अगर आप ये ट्रेडिंग अकाउंट देखते हैं तो दो ही फिगर्स मिसिंग है, डेबिट में ग्रॉस प्रॉफिट की फिगर मिसिंग है और क्रेडिट में क्लोजिंग स्टॉक की फिगर मिसिंग है। अब थोड़ा अगर दिमाग चलाते हैं तो आपको समझ में आएगा कि दोस्त क्लोजिंग स्टॉक की फिगर आपको लास्ट में ही मिलेगी, बिकॉज वो आपका फाइनल आंसर है। तो आपको अपनी पूरी एनर्जी जो है वो ग्रॉस प्रॉफिट पे लगानी है। ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? ग्रॉस प्रॉफिट दो तरीके से निकालेंगे। सबसे पहले नॉर्मल सेल्स का, मेरा नॉर्मल सेल्स है 18 लाख रुपीस और क्वेश्चन कहता है कि मेरा जीपी ऑन नॉर्मल सेल्स जो है वो है 20%, तो ये हो गया। और फिर एबनॉर्मल सेल्स, एबनॉर्मल सेल्स पे मेरा ग्रॉस प्रॉफिट मैंने निकाला है। एबनॉर्मल सेल्स कौन सी? ये वाली, वो गुड्स जो पिछले साल 55,000 में खरीदे थे, जिसको 20,000 से राइट डाउन किया, मतलब उसकी वैल्यू कम की, उसकी बुक वैल्यू थी 35,000 और उसको हमने बेचा है 50,000 में, मतलब 15,000 रुपए का यहां पर प्रॉफिट हुआ है। एबनॉर्मल गेन हुआ है 15,000 रुपीज का और ऊपर वाले में 3,60,000 का, मतलब टोटल ग्रॉस प्रॉफिट होता है 3,75,000 रुपीज का। चेक कीजिएगा। अब मैं डेबिट साइड की टोटल लेता हूं, 3,50,000 प्लस 12 प्लस 1 प्लस 3,75,000, ये होता है 20,25,000 डेबिट की टोटल। इसको मैं क्रेडिट में लिखता हूं 20,25,000 और इसमें से माइनस करता हूं सेल 18,50,000, तो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू आ गई 1,75,000। दैट्स योर आंसर। हो गया। अब ट्रस्ट मी गाइस, टेल मी मैंने क्या नया सिखा दिया आपको यहां पर, या क्या नया सीख लिया आपने यहां पर? मतलब कोई एक चीज मेरे को ऐसी बता दो जो आप मुझे चैलेंज कर कर दावे के साथ कह सको कि अंशुल सर ये तो हमको आज तक आता ही नहीं था और ये बिल्कुल नया है जो हमने आज सीखा है। ऐसा कुछ है ही नहीं भाई, ऐसा कुछ है ही नहीं। तो जब ऐसा कुछ है ही नहीं तो मैं क्यों जबरदस्ती कहूं कि ये टॉपिक एक्चुअली डिफिकल्ट है, जबकि ये टॉपिक बिल्कुल हरगिज डिफिकल्ट है ही नहीं, हरगिज डिफिकल्ट है ही नहीं। मैं क्यों इस टॉपिक को डिफिकल्ट कहूं? चेक करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन से पहले कंसेप्ट। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, है ना, थोड़ा समझिएगा। Guys, we prepare our financial statements or our balance sheet as on 31st March. Let us consider we are preparing our balance sheet as on 31st March. Now understand. हमारी बैलेंस शीट के एसेट साइड में लिखा हुआ होता है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक एज ऑन दैट डेट। 31st मार्च को क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू क्या है ये लिखा हुआ होना चाहिए। अब क्लोजिंग स्टॉक की ये जो वैल्यू दिख रही है 31st मार्च की, ये है एज पर आवर बुक्स ऑफ अकाउंट्स, हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के हिसाब से। लेकिन अगर मैं ये चेक करवाना चाहता हूं कि क्या सही में मेरे पास उतना क्लोजिंग स्टॉक है या नहीं है, तो मुझे एक चीज करवानी होती है जिसको कहते हैं
फिजिकल स्टॉक टेकिंग, फिजिकल स्टॉक टेकिंग, या फिर इसे स्टॉक वेरिफिकेशन भी कहते हैं, या फिर इसे स्टॉक ऑडिट भी कहते हैं। फिजिकल स्टॉक टेकिंग, स्टॉक वेरिफिकेशन या स्टॉक ऑडिट, इस तरीके से किया जाता है। अब समझना, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि हर बार फिजिकल स्टॉक टेकिंग या स्टॉक ऑडिट एग्जैक्ट 31st मार्च को ही हो। इट कैन हैपन couple of days before 31st March. Let's take an example, 24th March. Or it can also alternatively happen couple of days after 31st March. Because please understand, the stock auditors are limited and the number of clients are unlimited. Now in this situation, it may not be practically possible every time to conduct stock taking exactly on the year ending date. That is not just possible. Not just पॉसिबल। तो ऐसी सिचुएशन में हम लोग क्या करते हैं? व्हाट डू वी डू इन सच सिचुएशन? ऐसी सिचुएशन के अंदर हम लोग ये स्टॉक ऑडिट कुछ दिन पहले या कुछ दिन बाद में कंडक्ट करते हैं। सच स्टॉक ऑडिट इज कंडक्टेड आइदर कपल ऑफ डेज बिफोर द ईयर एंडिंग डेट और कपल ऑफ डेज आफ्टर द ईयर एंडिंग डेट। इफ द स्टॉक ऑडिट इज डन ऑन 24th March, then you will have the physical stock of 24th March. आप समझ रहे हैं? अगर स्टॉक ऑडिट कहां पे गई है भाई? हाँ, अगर स्टॉक ऑडिट 24th मार्च को करते हैं तो आपके पास क्लोजिंग स्टॉक 24th मार्च का होगा, बराबर है। लेकिन मुझे चाहिए 31st मार्च का, तो मुझे यहां पर एक स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा जो मुझे 24th मार्च से लेकर 31st मार्च के बीच में जो भी स्टॉक का मूवमेंट हो रहा है, मतलब जहां पे गुड्स आ रहे हैं या गुड्स जा रहे हैं, उसको प्लस माइनस करके मुझे 31st मार्च के स्टॉक की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। इस स्टेटमेंट को कहते हैं फॉरवर्ड रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। क्या कहते हैं? फॉरवर्ड रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, है ना? हाँ बेटा, उनको कहो मुझे अप्रोच करे, मैं डेफिनेटली कंसिडर करूंगा 100% भाई, है ना? 100%। थैंक यू सो मच। अगर यही स्टॉक टेकिंग 10th अप्रैल को होता है, मतलब 31st मार्च के बाद होता है, तो हम एक स्टेटमेंट बनाते हैं 10th अप्रैल से 31st मार्च का, और जो भी इन दिनों में गुड्स का आना जाना हुआ है, मूवमेंट हुआ है, उसको प्लस माइनस करते हैं। इस स्टेटमेंट को कहते हैं बैकवर्ड रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। क्या कहते हैं? बैकवर्ड रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। ठीक है, अब इसका हम लोग कुछ फॉर्मूला बना सकते हैं, वो भी मैं आप लोगों को लिखवा देता हूं। देखो दोस्त, अगर सपोज मेरे पास है वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑन 24th of April और मुझे चाहिए वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑन 24th मार्च, और मुझे चाहिए वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑन 31st मार्च। तो इन दोनों डेट्स के बीच में कौन कौन से गुड्स का आना जाना होगा, एक बार ये चेक करते हैं। व्हाट ऑल विल बी द मूवमेंट्स बिटवीन दीज टू डेट्स। सबसे पहले मुझे क्या करना है? मुझे वो सारे ट्रांजैक्शंस को ऐड करना है जहां पे गुड्स कम्स इन। 24 मार्च के बाद 31 मार्च तक वो तमाम ट्रांजैक्शन जिसमें गुड्स मेरे बिजनेस में आ रहे हैं, मुझे वो ट्रांजैक्शंस को ऐड करना है। जैसे कि परचेजेस और जैसे कि सेल्स रिटर्न। मैंने 24 मार्च के बाद और 31 मार्च से पहले, मैंने 24 मार्च के बाद और 31 मार्च से पहले अगर कुछ गुड्स खरीदे हैं, मैंने परचेज किए हैं, तो सर्टनली उससे मेरी इन्वेंट्री बढ़ेगी, तो उसको मुझे ऐड करना पड़ेगा और मुझे लेस करना पड़ेगा वो सभी ट्रांजैक्शन जिससे गुड्स गोस आउट, जिससे गुड्स मेरे बिजनेस से बाहर जा रहे हैं। ऐसे ट्रांजैक्शंस कौन से होते हैं? एक होता है बेटा जी सेल्स, और दूसरा होता है सेल्स परचेज रिटर्न। खरीदे हुए गुड्स अगर मैं लौटाता हूं तो भी गुड्स मेरे बिजनेस से बाहर जा रहे हैं, तो वो मुझे लेस करना पड़ेगा तो मुझे लेस करना पड़ेगा। ये जो स्टेटमेंट मैंने बनाया ये है फॉरवर्ड रिकंसिलिएशन। अब ऐसा ही मैं बैकवर्ड सिखाता हूं। सपोज आपके पास है वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑन 10th of April
और आपको चाहिए वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑन 31st of March. Just give me 1 minute. मुस्कान ऑटवानी, मैं आ रहा हूं उस पर, बस 2 मिनट दीजिए, मुझे पढ़ाने दीजिए, है ना। बहुत परेशान हो गया हूं यार सर्दी जुकाम से। नाउ मेरे पास स्टॉक की वैल्यू है 10th of April की, मुझे जाना है पीछे, मुझे चाहिए 31st March का। तो मैं क्या करूंगा, मैं ऐड करूंगा वो सारे ट्रांजैक्शंस मैं ऐड करूंगा इसमें वो सारे ट्रांजैक्शन व्हेन गुड्स गॉन आउट। मतलब 1 अप्रैल से 10 अप्रैल के बीच में, 1 अप्रैल से 10 अप्रैल के बीच में जो भी ट्रांजैक्शंस हुए हैं जिसमें गुड्स बिजनेस से बाहर गए हैं, मैं उन सभी को ऐड करूंगा, जैसे कि सेल्स और जैसे कि परचेज रिटर्न। मैंने सपोज 1 अप्रैल को कुछ गुड्स बेचे, मुझे बताओ क्या वो गुड्स 10 अप्रैल को मेरे पास फिजिकल स्टॉक टेकिंग में आएंगे? द आंसर इज नो। पर क्या वो गुड्स मेरे पास 31st मार्च को थे? द आंसर इज यस। तो मुझे ऐड करना पड़ेगा, मुझे लेस करने पड़ेंगे वो सारे ट्रांजेक्शन वेयर द गुड्स कम्स इन द बिजनेस, जैसे कि परचेजेस एंड जैसे कि सेल्स रिटर्न। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखना है, एक इंपॉर्टेंट नोट ध्यान रखना है कि सेल्स एंड सेल्स रिटर्न आर ऑलवेज अकाउंटेड एट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, बिकॉज सेल्स और सेल्स रिटर्न हमेशा सेलिंग प्राइस पे होता है दोस्त, और सेलिंग प्राइस जो होता है ना उसके अंदर ऐड होता है ग्रॉस प्रॉफिट। तो क्योंकि उसमें ग्रॉस प्रॉफिट ऐड होता है, आप ग्रॉस प्रॉफिट के साथ इन्वेंट्री का वैल्यूएशन नहीं कर सकते। व्हाट इज द प्राइमरी फंडा, प्राइमरी the concept of accounting standard 2 is inventory should always be valued at lower of cost price or market price. That is very important. Inventory should always be valued at lower of cost price or market price. Then in such situation you cannot do the valuation of inventory at selling price. You need to do valuation at cost price, and to do valuation at cost price you need to deduct the gross profit. Thank you so much Trend Spark. Right now I am also in Bangalore, Karnataka for 3 more days. ठीक है, चलिए अब इस पे करते हैं क्वेश्चन। आरटीपी में 2019 का क्वेश्चन है, एक एक कर पढ़ते हैं, समझते हैं और सॉल्व करते हैं। डन ऑल ऑफ यू, चेक करिएगा। आरटीपी में 2019। करें सॉल्व। Now let's understand, let's do it quickly. A trader prepares his accounts on 31st March each year. Due to some unavoidable reasons, no stock taking could be possible till 15th of April, on which date the total cost of goods in his godown came to rupees 50,000. The following facts were established between 31st March and 15th April. अब समझना, आपको इन्वेंट्री की वैल्यूएशन चाहिए 31st मार्च की, और आपके पास जो ये इन्वेंट्री का स्टॉक टेकिंग हुआ है वो है 15 अप्रैल का। मतलब क्या, मतलब 15 दिनों बाद। मतलब आपका स्टेटमेंट कौन सा बनेगा? बैकवर्ड रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। मैं कौन से एरिया में रहता हूं? आई स्टे इन अ एरिया नोन एज व्हाइट फील्ड, टू बी स्पेसिफिक नियर महादेवपुरा। मैं वैसे अपना एड्रेस किसी को बताता नहीं था, पर अब ये एड्रेस मेरा 3 दिन के लिए है, तो क्या ही फर्क पड़ जाएगा, बता भी दिया तो। बैकवर्ड reconciliation statement.
particulars amount. now understand हमारे पास है वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक एज ऑन 15th of April 50,000 रुपए का। सारे एडजस्टमेंट्स करने के बाद, जो भी मेरे नंबर ऑफ एडजस्टमेंट्स हैं वो सब कर लेने के बाद मुझे निकालना है, आई हैव टू फाइंड आउट वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक एज ऑन 31st of March। करेक्ट? क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? नाउ अंडरस्टैंड इस पीरियड में हमारे सेल्स है 41,000। इट इंक्लूड्स कैश सेल, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, सेल्स तो सेल है, कैश हो या क्रेडिट हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और सेल्स रिटर्न है 1,000। मतलब अगर मैं दोनों ट्रांजैक्शंस को एक साथ लिया हूं तो क्या मैं कह सकता हूं कि मेरी टोटल सेल्स जो है वो 41 माइनस 1 40,000 है। कितने की है? 40,000। और नीचे जीपी रेशियो दिया है 20% ऑन सेल्स, तो 41 माइनस 1,000 40,000 की सेल्स है और उस पर 20% मेरा जीपी है। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में यहां से निकाल सकता हूं। सेल्स को मुझे क्या करना है, इस पीरियड में जो गुड्स मैंने बेचे हैं वो आज मेरे पास नहीं है, पर वो 31 मार्च को मेरे पास थे, तो मैं यहां पर करूंगा ऐड। क्या ऐड करूंगा? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 20% ऑफ 41,000 माइनस 1,000। तो 20% ऑफ 41,000 माइनस 1,000 मतलब 8,000 रुपए, नहीं 20% माइनस करना है, ओके आई एम सो सॉरी, माइनस 20% मतलब 32,000 रुपए। इट इज द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। जो गुड्स मैंने बेची है उसकी कॉस्ट है 32,000 रुपीज। चेक करिए। परचेजेस आर 5034। इस पीरियड में जो गुड्स मैंने खरीदे हैं वो है 5034। परचेजेस को मुझे लेस करना है क्योंकि ये परचेजेस गुड्स मेरे पास आज हैं, 31 मार्च को मेरे पास नहीं थे। 5034 को मैं लेस करता हूं। आगे पढ़ना। On 15th of March, goods of the sales value of 10,000 were sent on sale or return basis to a customer, the period of approval being 4 weeks. आपने कस्टमर को 10,000 रुपए के गुड्स अप्रूवल बेसिस पे भेजे हैं। He returned 40% of the goods on 10th of April. 10,000 में से उस कस्टमर ने 40% 4,000 रुपए के गुड्स वापस दे दिए, अप्रूविंग द रेस्ट। मतलब कुल मिलाकर सेल कितने का हुआ? हाउ मच इज द अमाउंट ऑफ सेल? 10,000 माइनस 40% 6,000 रुपीज का सेल्स है। कितने का सेल हुआ? 6,000 रुपीज का सेल हुआ। ये 6,000 रुपीज के सेल्स को मुझे ऐड करना पड़ेगा, लेकिन एट व्हाट प्राइस? एट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो 6,000 रुपीज का जो सेल्स है उसमें से माइनस करूंगा मैं 20% ग्रॉस प्रॉफिट, 4,800 रुपए में ऐड करूंगा। सर एक बात बताओ, जो 10,000 रुपए के गुड्स बेचे हैं और जो 4,000 रुपए के गुड्स वापस आए हैं, सर उसकी कोई एंट्री नहीं होगी क्या? मैंने उसकी एंट्री नहीं की, मतलब ना मैंने 10,000 गुड्स के जाने की एंट्री की और ना मैंने वापस 4,000 के गुड्स के आने की एंट्री की। मैंने तो नेट 6,000 रुपए की एंट्री कर दी। मैंने नेट सेल्स कितना माना? 6,000 रुपए। और सेल्स को मुझे ऐड करना होता है, लेकिन सेल्स को ऐड किस पे करना होता है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पे। तो मैंने ऐड कर दिया बेटा जी 4,800। ये भी ट्रांजैक्शन मेरा हो गया। नंबर 5, द ट्रेडर हैज आल्सो रिसीव्ड गुड्स कॉस्टिंग 8,000 इन मार्च फॉर सेल ऑन कंसाइनमेंट बेसिस। हमने गुड्स रिसीव किए हैं, हमको बेचना है। मतलब हम कौन है? हम बन जाएंगे यहां पर कंसाइनी। हम कौन बन जाएंगे? कंसाइनी। हमको कुछ गुड्स मिले थे बेचने के लिए। कितने के? 8,000 के। 20% ऑफ द गुड्स हैव बीन सोल्ड बाय 31st मार्च। 8,000 के जो गुड्स हैं, 8,000 के गुड्स में से 20% गुड्स मैंने बेच दिए हैं। मतलब अभी भी मेरे पास कितने के गुड्स है बेटा जी? 8,000 माइनस 20%, 6,400 के गुड्स अभी भी मेरे पास है।
अनादर 50% गुड्स वर ऑल्सो सोल्ड, वेरी गुड। तो एक्चुअली पहले 20% और बाद में 50%, 70% गुड्स मैंने बेच दिए, मतलब मेरे पास स्टॉक में 2400 के गुड्स बचे हैं। दीज सेल्स वर नॉट इंक्लूडेड इन द अबाउ सेल्स। एक्चुअली इसको इंक्लूड करना भी नहीं है, पर एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? ये जो 2400 के गुड्स है ये मेरे नहीं है, आई एम नॉट द ओनर। लेकिन ये 2400 रुपए के गुड्स भी फिजिकल स्टॉक में इंक्लूड हो गए हैं, मुझे उसको माइनस करना पड़ेगा। कंसाइनमेंट स्टॉक मेरा नहीं होता है। कंसाइनमेंट स्टॉक का ओनर कौन होता है? हु इज द ओनर ऑफ कंसाइनमेंट स्टॉक? Consignor is the owner of consignment stock, but it is in my possession. Since it is in my possession, it is appearing as if it is my stock. तो जो मेरा स्टॉक ऑडिटर है वो आकर कंसाइनमेंट स्टॉक को भी कैलकुलेट कर कर चला गया, जो कि नहीं होना चाहिए था, तो मैं उसको माइनस कर दूंगा। मतलब दोस्तों 79,366 का क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन है एज ऑन 31st मार्च। चेक ऑल of you. As on 31st March, valuation of closing stock is 79,366. Bro, it's a very important question, very important concepts, and covered it very well, है ना? Covered it very well. I hope it is clear. तो यहां पर इसी के साथ मैं आज का ये टॉपिक हमारा करता हूं समाप्त। आप सब लोगों को मैं बता देता हूं कि हम लोग एकाग्रता में स्टार्ट कर रहे हैं वार्म अप बैच फॉर इंटरमीडिएट नवंबर 24। फाउंडेशन की आपकी एग्जाम लास्ट एग्जाम होगी बेटा जी 6 जनवरी को, रिजल्ट आएगा 15 फरवरी के आसपास। 45 दिन का समय वेस्ट मत कीजिएगा, क्योंकि नवंबर 24 इंटरमीडिएट वहीं पे खड़ा रहेगा। चाहे आप उसकी तैयारी रिजल्ट के बाद चालू करें या फिर आप उसकी तैयारी एग्जाम के तुरंत बाद चालू करें। अगर आप उसकी तैयारी एग्जाम के तुरंत बाद चालू करना चाहते हैं तो ये सबसे वाइज डिसीजन होगा। एंड वी एट एकाग्रता आर ब्रिंगिंग अप दिस बैच, जहां पे वर्चुअली आपको कुछ पैसा पे नहीं करना है। वार्म अप बैच फॉर सीए इंटरमीडिएट जो है, इस बैच के अंदर आपकी फीस है 4,999। अब ध्यान से सुनिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप सीए फाउंडेशन दिसंबर 23 क्लियर हो जाते हैं तो आप जब हमारे पास इंटरमीडिएट की मेन बैच में एडमिशन लेंगे जो रिजल्ट के बाद चालू होती है, उस बैच की फीस में से 4,999 माइनस हो जाएगा। और अगर आप किसी कारणवश क्लियर नहीं हो पाए तो हम आपको 4,999 एडजस्ट कर देंगे फाउंडेशन जून 24 की रिवीजन बैच की फीस में या फिर अगले इंटरमीडिएट की बैच में। मतलब कुल मिलाकर आपका एक पैसे का नुकसान नहीं होगा। ये जो बैच है ये ऑनलाइन भी होगी एंड द ग्रेट न्यूज इज दिस विल आल्सो बी कंडक्टेड फेस टू फेस एट अवर सेंटर इन इंदौर। हाँ जी दोस्तों, सही सुना आपने, 15 जनवरी को मैं एकाग्रता का इंदौर सेंटर इनॉग्रेट करने जा रहा हूं, जहां पे मैं, आदर्श जोशी सर, स्वाति अग्रवाल मैम, जतिन डेमला सर, हम सब लोग आपको फेस टू फेस पढ़ाने वाले हैं। अगर आप हमसे फेस टू फेस इंदौर पढ़ना चाहते हैं तो हम लोगों ने आप लोगों के लिए हॉस्टल और मेस की फैसिलिटी भी कर रखी है। वार्म अप बैच में अगर आप नहीं आ पाए तो कोई हरकत नहीं, लेकिन सीए फाउंडेशन क्लियर हो जाने के बाद आप इंटरमीडिएट की पढ़ाई फेस टू फेस करने हमारे पास इंदौर में आ सकते हैं। दोनों ग्रुप की क्लासेस होगी, एयर कंडीशन क्लासरूम्स हैं, बहुत बढ़िया फैसिलिटी है, रेगुलर टेस्ट होंगे, स्टडी मटेरियल मिलेंगी और पर्सनल गाइडेंस, मेंटरशिप और अटेंशन रहेगा मेरा। मैं ऑनलाइन भी पढ़ाऊंगा और मैं ऑफलाइन भी पढ़ाऊंगा एंड इट विल बी रियली अ ग्रेट एक्सपीरियंस। सो आप अगर ये बैच में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं, जहां पे ये बैच आपको ऑलरेडी दिख रही है। कल हम लोग वापस मिलेंगे सुबह 11 बजे। कल के हमारे टॉपिक्स है बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड अकाउंटिंग ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। कहता था, कहता हूं, कहता रहूंगा, हाथ नहीं छोड़ूंगा, साथ नहीं छोड़ूंगा। और जाने से पहले कहूंगा सिर्फ इतना, पढ़ते रहो, सीखते रहो, आगे बढ़ते रहो, क्योंकि पढ़ना बंद तो सीखना बंद, और सीखना बंद तो आगे बढ़ना बंद। गुड डे, शब्बा।